हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाड़ एंड आप सभी लोगों को पता है बच्चों, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कंटिन्यूएशन करने वाले। ये जो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस ले रहा हूं ये एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, बट एवरी अदर स्टूडेंट जिसको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानना है ये वीडियो को जरूर देख सकता है बच्चा। अब तक हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री के कितने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, 3 वीडियोस भी बना चुके हैं हम लोग इसके ऊपर, जहां पे मैंने प्रूफ वाले रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस सारे पढ़ा लिए एंड साथ साथ ही बच्चों हम लोग ने एक और वर्ड प्रॉब्लम वाला सेशन भी कर लिया। वो वर्ड प्रॉब्लम 5 वर्ड प्रॉब्लम का सेशन है बच्चों, आप लोग जरूर जाकर देख लेना। वो थोड़े से बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स है जो आप लोग को सबसे पहला समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वो समझ में आ जाएगा तो यू कैन रियली वॉच दिस सेशन। तो बच्चों अगर आप लोग ने ये सेशन पहली बार देखा है तो पहले जाकर वो सारे सेशंस को देखना, वहां पे उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। एट द सेम टाइम सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। तो कंटिन्यू विद द फ्लो बच्चों, फ्लो के साथ जाना। सबसे पहले वो वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना अच्छी तरह से। वंस यू आर कंप्लीटली उसको आपको ग्रिप मिल गया बच्चा वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो आप ये वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। तो आज का सेशन जो होगा वो एडवांस्ड वर्ड प्रॉब्लम नाम के लिए है, इतना भी एडवांस नहीं है बच्चों, बट हाँ कंपैरेटिवली हम लोग देखने जाएंगे तो थोड़े से एडवांस्ड है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द वर्ड प्रॉब्लम्स टुडे एंड हम लोग 6 वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे आज। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो बच्चों आज सबसे पहला जो क्वेश्चन लेने वाला हूं वो है प्रैक्टिस सेट 6.2 का एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। वैसे तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन गोस। वो बोला है कि 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? बाप रे, क्वेश्चन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाह रहे। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है एंड बच्चों मैं इतना पक्का तो गारंटी बोल सकता हूं कि ये 2 बिल्डिंग्स में एक बिल्डिंग छोटा है एंड दूसरा बिल्डिंग बड़ा है। अब ये कहां पे कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं बोला कि एक छोटा है एंड बड़ा है। ऐसा कहीं नहीं बोलने के बावजूद भी मुझे पता चल चुका है एक छोटा एंड एक बड़ा। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। 2 बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। मतलब एक रोड है बच्चों यहाँ पे, तो पहला मैं रोड बनाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ए बी रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ द रोड एंड यहाँ पे बच्चों ये मेरा रोड हुआ। वेरी सिंपल बच्चा, एक फ्लैट रोड बना दिया मैंने ए बी एंड उन्होंने बोला है बच्चा रोड का विड्थ 12 मीटर है, तो मैंने वो भी लिख लिया बच्चा, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 12 मीटर है। फिर ना बच्चा एडी इज द हाइट ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग एंड बीई इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो हमारे पास यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स है बच्चा, उसमें से एक बिल्डिंग का हाइट ऑलरेडी देखे रखा है एंड दूसरे बिल्डिंग का हाइट हमें निकालना है। तो फर्स्ट बिल्डिंग को मैंने एडी करके रिप्रेजेंट कर लिया, जो कि मेरा यहाँ पे मैंने सबसे पहले बता दिया बच्चा ये मेरा बिल्डिंग है। एंड दूसरा बिल्डिंग बीई जो है मैंने थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा बनाया है। यहाँ पे पहला एडी का बिल्डिंग का हाइट मैंने 10 मीटर लिखा, बिकॉज उन्होंने वहां पे लिखा था बच्चा फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। तो यहाँ पे 10 मीटर का बिल्डिंग है, मैंने पहले लिख लिया। एंड बच्चों यहाँ पे देख सकते हो मैंने दूसरा बिल्डिंग को कंपैरेटिवली बड़ा बना दिया। अब ये कैसे पता चला बच्चों मुझे कि बीई बड़ा होना चाहिए? तो यहां पे इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, पहले बिल्डिंग के टॉप में अगर मैं खड़ा रहा, मतलब टेरेस में खड़ा रहा, विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड। मतलब अगर मुझे सेकंड बिल्डिंग को देखना पड़ा तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका मतलब है मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं। तो जाहिर सी बात है बच्चा एक बिल्डिंग को तो छोटा होना ही था एंड दूसरे बिल्डिंग को बड़ा होना था। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं तो मुझे नीचे देखना पड़ता तो दूसरा बिल्डिंग छोटा हो जाता। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है इसलिए ऊपर देख रहा हूं, मतलब जाहिर सी बात है बच्चा बिल्डिंग बड़ा ही होना चाहिए था। इज दैट क्लियर सो फार बच्चों? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो बच्चा वही हमें बी जो है हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग वही निकालने को बोला है, बट सबसे पहले कुछ डायग्राम्स को कंप्लीट करते हैं। यहां पे ना बच्चा मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12 है, जो कि मुझे यहां पे दिया है तो मैंने वो वैल्यू लिख लिया। एंड AD का वैल्यू जो है वो 10 मीटर है, जो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, वो भी लिख लिया। उसके बाद उन्होंने बोला है बच्चा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाने के लिए मुझे डी और ई को जोड़ना पड़ा। बट बच्चों सभी लोगों को पता है बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वो हमेशा मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मुझे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ा बच्चा। तो मैंने क्या किया, ड्रॉ सेगमेंट DC विच इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BE। एंड इस हिसाब से बच्चा मैं वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा
विच इज 60 डिग्री अभी बता सकता हूं। आई होप बच्चों डायग्राम आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है। कोई भी एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेंस आप लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी बच्चा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है नीचे की तरफ, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा बच्चा ABCD। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम इसको रेक्टेंगल डायरेक्टली बोल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी हमें पता है बच्चों, जो हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एंड वो था कि द ऑपोजिट साइड्स, बोथ द पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो बच्चा इस हिसाब से क्या मैं AD को BC के साथ इक्वल बोल सकता हूं? हाँ, तो AD अगर BC के साथ इक्वल है, बट AD का वैल्यू 10 मीटर होने के वजह से BC का वैल्यू भी 10 मीटर हो जाएगा। मैंने डायग्राम में वो भी दिखा दिया बच्चा, 10 मीटर अभी दिखा दूंगा। एंड AB का वैल्यू DC के साथ इक्वल है, तो AB का वैल्यू अगर 12 मीटर है तो DC का वैल्यू भी 12 मीटर हो जाएगा। डायग्राम को देखो बच्चों, मैंने 10 मीटर एंड 12 मीटर दिखा दिया। तो बच्चों इस हिसाब से आप डायग्राम को थोड़ा और रिफाइंड बना देते हो, इजी बना देते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ फिगर, एंड वो फिगर को जो जो आंसर्स मिलते हैं वो वहां पे लिख लेना, ताकि आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ सके। ओके, अभी ना बच्चा AD BC का वैल्यू मिला, AB DC का वैल्यू मिल गया, सारे चीजें मिल गए। बट हमारा एक्चुअल में गोल क्या था? हमारा गोल ये था कि बच्चों हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है, सेकंड बिल्डिंग, मतलब इन केस यहां पे हमारे केस में BE निकालना है। अब BE निकालने के लिए बच्चों मैंने BC तो निकाल लिया, अब मुझे CE निकालना है बच्चों। एंड सभी लोगों को पता है बच्चा, CE का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो मुझे ऊपर के ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। चलो अभी वो ट्रायंगल DC के बारे में बात करते हैं। बच्चों सिर्फ ट्रायंगल DC को देखना अभी अच्छी तरह से। अगर DC के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो अगर आप लोग देखोगे तो DC में मुझे वैल्यू चाहिए CE का। अब CE हैपेंस टू बी द ऑपोजिट साइड, तो मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड करना है। एंड मुझे कौन सा साइड देखे रखा है? एब्सोल्युटली मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड करना है, एंड मुझे एडजेसेंट साइड देखे रखा है। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा है? tan थीटा। वेरी गुड बच्चा, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज इक्वल टू EC अपॉन द एडजेसेंट साइड, जो कि है बच्चा DC। बहुत ही सिंपल बच्चों। अब tan थीटा के पास आपको पता ही है बच्चा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 60 बोल सकते हैं हम लोग। तो tan 60 विल बी इक्वल टू बच्चा क्या? ऑपोजिट साइड हमारा EC ही है, तो उसको EC ही रखो, बिकॉज वही फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय बच्चा ऑपोजिट साइड के बाद एडजेसेंट साइड DC देके रखा था, एंड DC का वैल्यू हमें 12 पता है। अब बच्चों tan 60 का वैल्यू आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से पता चल जाएगा, मैंने सिखाया आप लोग को। तो tan 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3, तो आप यहाँ पे √3 लिख सकते हो, इज इक्वल टू EC डिवाइडेड बाय 12। एंड इसी वजह से आपको EC का वैल्यू मिलेगा जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप 12 मल्टीप्लाइड बाय √3 करोगे तो आपको यहाँ पे 12 √3 मीटर्स करके मिलेगा। अब फिर से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी √3 का वैल्यू का जिक्र नहीं किया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। आपको 1.73 डालने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 12 √3 को वैसे ही रखो। मैंने EC का वैल्यू वहां पे 12 √3 डायग्राम में बता दिया, एज सिंपल एज दैट। अब बच्चा यहाँ पे हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग बोला है, तो सभी लोगों को पता है बच्चा यहाँ पे बिटवीननेस का इस्तेमाल होगा। बिटवीननेस का मतलब है कि हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग जो कि EB है, वो बना हुआ है दो सेगमेंट से बच्चा, वो है EC एंड दूसरा है बच्चा CB। अब यहाँ पे EC का वैल्यू डायग्राम में ही देख सकते हो आप लोग कि मैंने 12 √3 निकाला है, प्लस CB का वैल्यू 10 मिला है बच्चों। ये दोनों भी लाइक टर्म्स नहीं है, एक इरेशनल नंबर है बच्चा, एक सर्ड है एंड दूसरा एक नॉर्मल रैशनल नंबर है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। 12 √3 और 10 को ऐड करके कृपया 22 √3 ना लिख के आए बच्चों। ओके, तो इसको इतना ही लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है, एंड दैट्स हाउ यू गेट द आंसर। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोग है ना रीअरेंज कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हो बच्चा देयरफॉर EB मतलब हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग का, तो सेकंड बिल्डिंग का जो हाइट है दैट विल बी इक्वल टू, हम हमेशा रैशनल वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, तो 10 + 12 √3 लिखा मैंने। इसका यह मतलब नहीं कि 12 √3 + 10 लिखना गलत है, बट एक स्टैंडर्ड लिखने का एक प्रोसीजर होता है मैथमेटिक्स में, इसलिए वी राइट इट एज 10 + 12 √3 meters, and that's how you get the final answer over here, and it was as simple as that। तो ऐसे क्वेश्चन या तो मिनिमम 3 नहीं तो मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए आएंगे। यानी एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल होता है बच्चा। यहाँ पे आपने कॉम्पोजिट फिगर के बारे में पढ़ा। कॉम्पोजिट फिगर का मतलब होता है बच्चा सिर्फ एक फिगर नहीं तो दो फिगर का मिश्रण, मतलब मिक्सचर। यहाँ पे आपने देखा एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल करना पड़ा एंड एक ट्रायंगल, तो दिस वेर द कॉम्पोजिट फिगर्स। बट इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आपको आता है एंड ट्रायंगल में आप ट्रिगोनोमेट्री यूज
यूज करने वाले हो। तो डिफिकल्ट नहीं है बच्चा, थोड़ा एडवांस जरूर होगा। ओके, लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, एंड बिलीव मी बच्चा वो क्वेश्चन सेम टू सेम है। वैसे तो ये लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज मुझे लगता है आप लोग इजीली मैनेज कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा पेस को, थोड़ा स्पीड को बढ़ा देता हूं यहाँ पे। आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो खुद से करके क्रॉस चेक कर सकते हैं वैल्यू को। फिर से 2 बिल्डिंग्स बोला है बच्चा यहाँ पे, एंड दे आर फ्रंट ऑफ ईच अदर, एंड फिर से यहाँ पे रोड है, बट इस बार रोड का विड्थ 15 मीटर्स है। तो आप लोग यहाँ पे रोड जो बनाओगे ए बी, इस बार वो 15 मीटर्स का हो जाएगा, 12 मीटर का नहीं। उसके बाद में बच्चा फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं एडी को फर्स्ट बिल्डिंग बता देता हूं, एंड बाद में उसको 12 मीटर बता देता हूं, बिकॉज इस बार आपका टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग जो है फर्स्ट बिल्डिंग, वो 12 मीटर का हो गया। एंड उसके बाद में बच्चा यहाँ पे क्या बोला है, 12 मीटर तो है, बट दूसरा बिल्डिंग जो है बी करके वो थोड़ा बड़ा रहेगा, बिकॉज फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है। कुछ वैल्यूज लिख लेता हूं बच्चा यहाँ पे। सबसे पहला एडी का वैल्यू और एबी का वैल्यू, एबी का वैल्यू 15 मीटर है और एडी का वैल्यू 12 मीटर है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बच्चा यहाँ पे, इस बार 30 डिग्री देकर रखा है, 60 डिग्री नहीं, तो 30 डिग्री हो गया। एंड फिर आप एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो बच्चा, द हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ डीसी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीई, एंड यहां पे आप लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मिल चुका है, जिसको आप चाहो तो डायग्राम में 30 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी ऑल नो बच्चा, फिर से हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है बच्चा, एंड उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बीइंग अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होने की वजह से ऑपोजिट साइड फिर से इक्वल हो जाएंगे, मतलब एडी के जगह पे और बीसी के जगह पे हम लोग एडी बीसी इक्वल होने की वजह से आई कैन राइट एडी एंड बीसी टू बी 12 मीटर, एंड एट द सेम टाइम बच्चा AB के साथ DC इक्वल हो जाएगा बच्चा, बिकॉज अगेन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है, तो AB और DC भी 15 हो जाएगा। तो मैंने वहां पे 12 मीटर और 15 मीटर लिख लिया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं बच्चा, वेरी इजी। चलो यहाँ पे ये मिल गया है बच्चों, बट मुझे यहाँ पे हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग निकालना है, पिछले क्वेश्चन जैसा। मुझे अभी तक तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिला है CB करके, मुझे अभी तक ECB वैल्यू निकालना है। तो अगेन बच्चों वी ऑल नो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ऊपर के ट्रायंगल को देखना है। ऊपर के ट्रायंगल में हमें चाहिए ऑपोजिट साइड, हमें दिया है एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट और एडजेसेंट का फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा tan थीटा, से यहाँ पे हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज EC अपॉन द एडजेसेंट साइड विच इज DC। है कि नहीं बच्चा, ये क्वेश्चन कंप्लीटली सेम। वैल्यू को छोड़ेंगे तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूरा सेम है। हाँ, सिर्फ एक चीज जरूर है बच्चा यहाँ पे डिफरेंट, एंड सभी लोगों को पता है बच्चा वो डिफरेंट क्या है। tan थीटा के जगह पे tan 30 होने वाला है, इसलिए वैल्यू थोड़ा चेंज होगा। तो tan 30 विल बी इक्वल टू EC अपॉन DC का वैल्यू हमारे पास 15 है। बट बच्चों tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चा, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है। क्यों? क्योंकि हमें सभी लोगों को पता है बच्चा कि अगर 1/√3 इज इक्वल टू EC अपॉन 15 बनता है, तो अगर मुझे EC का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे 15 को वहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो EC का वैल्यू जो होगा बच्चा दैट विल बिकम 15/√3। एंड सभी लोगों को पता है, जिस बच्चे ने मेरा पिछला लेक्चर देखा है बच्चा, फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव वॉच्ड माय प्रीवियस सेशंस, उनको पता है बच्चों कि हम इस वैल्यू को ऐसा नहीं रखते, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर को हम रैशनल नंबर बनाते हैं, इर्रेशनल सर्ड रखकर नहीं चलेगा। इसलिए हमने क्या किया था, आई होप सभी लोगों को पता है बच्चों, हमने EC इज इक्वल टू 15/√3 जो था, उस √3 को निकालने के लिए आई मल्टीप्लाइड बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर √3। कुछ याद आ रहा है बच्चों आप ही लोगों को? एब्सोल्युटली। तो बच्चों यहाँ पे EC का वैल्यू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय √3 विच इज 15√3, एंड √3 इंटू √3 होता है बच्चा सिंपल 3 के टेबल में 15 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको EC का वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा 5√3, एंड 5√3 आपका मिल गया है। अभी आप लोग चैन की सांस ले सकते हैं, EC का वैल्यू 5√3 वहां पे लिख सकते हो। ओके, बट ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज आपको हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग निकालना था। आपने तो इंडिविजुअल हाइट्स निकाले यहाँ पे अब तक थोड़ा थोड़ा, अभी उसको पूरा जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग विच इज एंटायरली EB और हियर, वो बन चुका है बच्चा 2 सेगमेंट से, जो कि है EC और CB। वंस अगेन EC का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5√3 करके है, एंड CB का वैल्यू आप 12 करके देख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड लिख सकते हो आप लोग, तो 5√3 प्लस 12 के जगह पे यू कैन राइट 12 प्लस 5√3, बिकॉज दैट्स हाउ मैथमेटिक्स में थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके लिखते हैं। तो आप फाइनली लिख सकते हो बच्चा द हाइट ऑफ दिस सेकंड बिल्डिंग इन अवर केस इज 12 प्लस 5√3 मीटर्स, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट।
तो होते हैं इतने सिंपल से क्वेश्चन बच्चों। एडवांस्ड बोला तो डर जाने का नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम है एंड हिस्ट्री है बच्चा, इतिहास गवाह है कि आज तक ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों को ये वाला एक्सरसाइज ज्यादा इजी लगा है, वर्ड प्रॉब्लम वाला, ओके, कंपैरेटिवली। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट वाले टॉपिक में। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। Two poles of heights 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of the wire fastened at their tops is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. बच्चों में यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पे ना हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को कैसे भी चाहो तो घुमा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। इसका मतलब यह है कि आपके टीचर शायद से आपको अलग मेथड से भी सिखा सकते हैं, बट दैट डजंट चेंज द सॉल्यूशन, दैट डजंट चेंज द आंसर। इसका मतलब यह है कि बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यहां पे इन्होंने बोला है दो पोल है हमारे पास, एक पोल का हाइट है 18 मीटर एंड दूसरे पोल का हाइट है 7 मीटर। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते, जाहिर सी बात है पहला पोल का ड्रॉ करते 18 मीटर का, दूसरे पोल को ड्रॉ करते 7 मीटर का। तो बच्चा आपका पहला पोल बड़ा होने की वजह से दूसरा पोल छोटा होने की वजह से अगर आप रस्सी बांधोगे ना तो आप लोग का जो क्वेश्चन बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनेगा। एंड आपको पता होगा बच्चों कि एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन से सॉल्व तो किया जा सकता है, बट फिर से आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर आपको अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स थियोरम, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इसके वजह से क्या होता है मालूम है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन जाता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को जितना अवॉइड कर सकते हो आप उतना अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया आप लोग के लिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पे बोला है दो पोल है 18 मीटर का और 7 मीटर का। ऐसा थोड़ी ना बोला है कि लेफ्ट में ही 18 मीटर का होना चाहिए और 7 मीटर राइट में ही होना चाहिए। दो पोल है बोला गया है एंड उनको रस्सी बांधा गया है टॉप में। तो बच्चा मैंने क्या किया मालूम है, AB एंड CD रिप्रेजेंट्स द रेस्पेक्टिव पोल एंड बच्चा सबसे पहला पोल जो मैंने AB लिया ना वो 7 मीटर का लिया एंड तो दूसरा पोल था बच्चा CD, उसको मैंने 18 मीटर का लिया एंड वो ग्राउंड बता दिया बच्चा मैंने AC को। तो इस हिसाब से बच्चों यहां पे मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू 7 मीटर, CD इज इक्वल टू 18 मीटर। सबको समझ में आ गया बच्चों यहां पे? एंड आपको लग रहा होगा ना अभी कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से आई वुड से बच्चा एंटायरली हमारे पिछला वाला जो क्वेश्चन था बच्चा बिल्डिंग वैसे ही लगने लगा, क्योंकि देखो ना बच्चा यहां पे भी दो पोल है, वहां पे दो बिल्डिंग हुआ करते थे एंड हम लोग को यहाँ पे हाँ थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है कि उस टाइम हम लोग को दूसरे बिल्डिंग का हाइट बोला गया था फाइंड करने के लिए, यहाँ पे दोनों का भी हाइट देके रखा है, बट दैट डजंट चेंज द सिनेरियो। चलो ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया, इजी था। तो यहाँ पे पहला पोल हो गया, दूसरा पोल हो गया। मैंने पहले पोल को 7 मीटर रखा, दूसरे पोल को 18 मीटर रखा। एज आई टोल्ड यू उससे सॉल्यूशन बदलता नहीं, ओके। एंड आप लोग ऐसे भी करके आ सकते हैं, फाइन। अभी 7 मीटर का हो गया, 18 मीटर का हो गया, दो बिल्डिंग्स हो गए। तो उन्होंने बोला बच्चा द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन्ड एट देयर टॉप्स। फास्टन का मतलब होता है बच्चा बांधना। तो लेंथ ऑफ द वायर फास्टन्ड एट देयर टॉप्स मतलब उन दोनों के खंबे में जो पोल है ना वहां पे जो ऊपर का टॉप है ना उसको रस्सी बांधा है, ओके। तो कुछ डायग्राम कुछ आप लोग को ऐसा दिखेगा बच्चा, BD इज द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन्ड एट देयर टॉप्स। ये देखो रस्सी बांध लिया, वेरी सिंपल। तो बच्चा जब मैंने यहां पे रस्सी बांधा ना बच्चा तो उन्होंने इस बार है ना ये लेंथ ऑफ द वायर भी देखे रखा है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टन्ड एट देयर टॉप्स इज 22 मीटर, मतलब BD का वैल्यू 22 मीटर देके रखा है, जो कि मैंने डायग्राम में फिर से बता दिया आपको 22 मीटर। जो इंफॉर्मेशन मिलता है डायग्राम में बना के आओ, वेरी इजी। चलो BD इज इक्वल टू 22 मीटर मिल गया। अब आपको पता ही होगा बच्चा यहां पे कुछ ना कुछ तो कहानी अधूरी रह रही है, क्या सभी लोगों को पता है? वेरी गुड बच्चा, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। दिस इज द ओनली क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा जिसमें आपको एंगल नहीं दिया है। आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स देखो बच्चा उसमें आपको एंगल देकर रखा है, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो। ये क्वेश्चन में एंगल का डिमांड हो गया है, मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से अलग है बट डिफिकल्ट नहीं। तो एंगल दिखाने के लिए बच्चों हमें पहला हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ सेगमेंट BE परपेंडिकुलर टू सेगमेंट CD एंड इस हिसाब से बच्चों ऐसा करने की वजह से आपको एक एंगल मिला है एंड इस बार ये एंगल का जिक्र नहीं किया, उल्टा ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो थीटा इज सपोज्ड टू बी फाउंड ओवर हियर, क्लियर है? चलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हमारे पास फिर से अभी भी क्वाड्रिलेटरल है। इस बार हमारे क्वाड्रिलेटरल का नाम है ACEB करके एंड ACEB में आप लोग देख सकते हो बच्चा द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है AB का वैल्यू C के साथ इक्वल हो जाएगा, सो AB और CE का वैल्यू 7 मीटर हो जाएगा, तो मैंने 7 मीटर लिखा। इस बार ना बच्चा आपके पास AC का वैल्यू नहीं दिया है, विड्थ ऑफ द रोड नहीं दिया है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों AB इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू 7 मीटर हो गया, वेरी इजी। अभी आगे क्या,
अब आगे बना बच्चों, जरा ध्यान से देखो, इस बार आपको पोल का लेंथ देके रखा है, हाइट देके रखा है, सेकंड पोल का 18 मीटर है। अब जरा बिटवीननेस का इस्तेमाल करो बच्चों कि आपका टोटल पोल का हाइट 18 मीटर का है एंड आप ईसी का वैल्यू 7 मीटर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, वो बचा हुआ जो डीई है वो कितने का रहेगा? गेस किया बच्चों सभी लोगों ने? आपका गेस 11 मीटर है, तो आप लोग परफेक्ट जा रहे हैं। वेरी गुड बच्चा। यहां पे मैं बोल सकता देयरफॉर डीई विल बी इक्वल टू 11 मीटर। इसका रीजन है बच्चा डी डैश ई डैश सी, बिटवीननेस। अगर टोटल पोल 18 मीटर का होगा, अगर आप ईसी का वैल्यू उसमें से 7 मीटर का होगा, तो बचा हुआ वैल्यू तो 11 मीटर का ही होना चाहिए। तो यहां पे 11 मीटर लिख लिया। कितना सिंपल एंड स्मूथ वैल्यू मिला है, स्मूथ चीजें है, एकदम इजी ले जा रहा है ये क्वेश्चन, बराबर है। चलो अभी इतना मिल चुका बच्चा। अभी ना जरा ध्यान से सुनो, आपको एंगल नहीं देके रखा है, आपको एंगल निकालना है। तो वी ऑल नो बच्चा, यहां पे हमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, ये समझने के लिए फिर से मैं आपको बोलता हूं बच्चों, आपको कौन से साइड्स देके रखे हैं, इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा थीटा को ध्यान से देखो बच्चों, तो थीटा से आपको कौन से साइड देकर रखा है। थीटा का ऑपोजिट साइड हमें पता है 11 मीटर एंड इस बार थीटा से हाइपोटेनस भी हमें पता है जो कि 22 मीटर है। मतलब आपको इस बार ऑपोजिट साइड पता है एंड आपको हाइपोटेनस पता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है बच्चों, जो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस के साथ डील करता है? Which one? Very good बच्चा, it's sin theta because sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. Smooth. तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं we know that हम लोग sin theta का इस्तेमाल करेंगे which is equal to the opposite side which is DE upon the hypotenuse over here which is BD. क्लियर है? तो बच्चों हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी साइन थीटा विल बी इक्वल टू डी का वैल्यू, अभी डी का वैल्यू हमें पता है बच्चों 11 है एंड अपॉन बी डी का वैल्यू हमें पता है बच्चों 22 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं तो सबको पता है बच्चा साइन थीटा का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, 11 1 एंड 11 2। तो यहां पे हो जाएगा बच्चा 1/2। बस इससे मुझे थीटा का वैल्यू थोड़ी ना मिला, मुझे साइन थीटा का वैल्यू मिला है। अभी ना आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एवरीवन प्लीज फोकस ओवर हियर। साइन थीटा का वैल्यू हाफ मिला है, बट बच्चा अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल कौन से एंगल का साइन जो होता है, साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ, पता चला? एब्सोल्युटली बच्चा, अकॉर्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ा है बच्चों कि साइन 30 जो होता है वो हमेशा हाफ होता है। तो बच्चा यहां पे मुझे तो साइन थीटा हाफ मिला है, तो इससे मुझे पता चलता है बच्चा कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होने के वजह से मुझे पता चल चुका है यहाँ पे कि थीटा का वैल्यू क्या होने वाला है। एब्सोल्युटली बच्चा, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, तो हम बता सकते हैं बच्चा यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा एंड देयरफॉर आई कैन से थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ गया? सो उन्होंने हमसे पूछा था बच्चा फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमारा आंसर है बच्चा द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल is 30 degree and it is as simple as that. है कि नहीं बच्चा? एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट एंड सिंपल सा क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टैंड। सो ग्रेट, अभी हम लोग ने 3 क्वेश्चंस कर लिए बच्चों। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 6.2 का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन है ना बच्चा, मेरा फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है बच्चों एंड ये क्वेश्चन समझने के लिए बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें होती है। बच्चों मैंने कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, बट आप समझने की कोशिश करना बच्चों अच्छी तरह से, थोड़ी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं बिफोर वी गो फॉर द थिंग। ओके, कहानी बहुत सिंपल है। A storm मतलब तो सबको पता है तूफान आया बच्चा वहां पे। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. कुछ समझा नहीं? समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चा, मान के चलो बच्चा ये मेरा ग्राउंड था, ए बी करके मेरा एक ग्राउंड था। जाहिर सी बात है बच्चा, ग्राउंड के ऊपर एक ट्री था एंड ट्री देखो बच्चों, एक बीडी इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये देखो बहुत सा एक बड़ा एक ऊंचा सा मेरे पास ट्री था बच्चा, एक बीडी करके एक बहुत बड़ा ट्री था जिसका हाइट हमें निकालना है। बट क्या हो गया मालूम है, ये ट्री बहुत ही खुश था, एकदम घमंडी था, बोलता था कि मैं इतना ऊंचा हूं। तो एक्चुअली बीडी जो था मेरा हाइट इतना वाला, जो मेरा ट्री था यहाँ पे, स्टॉर्म आ गया एंड उसका घमंड को तोड़ दिया। तो वो क्या किया मालूम है, वहां पे स्टॉर्म आकर इतने बड़े ऊंचा ट्री को तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद क्या हुआ मालूम है बच्चा, यहाँ पे ऐसा कुछ टूटा। बच्चों देखो, मैं आप लोग को डायग्राम को अच्छी तरह से देखना बच्चा, कितना हिस्सा टूटा है ना, मैंने उसको गायब कर दिया है
एंड वहां पे देखो कैसे होने वाला है, देखो बच्चा, लेट द ट्री ब्रेक एट पॉइंट सी एंड द ट्री टॉप रेस्ट्स ऑन द ग्राउंड एट ए। मतलब बच्चा देखो वहां पे आपको पॉइंट सी दिख रहा है, तो ट्री उस पर्टिकुलर पोजीशन से टूट चुका है एंड टूटने के बाद बच्चा देखो ये गायब हो गया यहां पे। अब फिर से मैंने वहां पे डॉटेड लाइन क्यों दिखाया मालूम है बच्चा, ये दिखाने के लिए कि ट्री तो वहां से टूट गया है बट वहां पे एक टाइम पे ट्री हुआ करता था उतना लंबा। समझ में आ रहा है बच्चा? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। ट्री उधर उतना था बट वो टूट चुका है बच्चा। अब आप बोलोगे वो टूटा वाला पार्ट किधर गायब हो गया, तो टूटा वाला पार्ट गायब नहीं हुआ है, स्टॉर्म ने जब उसको ब्रेक किया ना बच्चा, तो टूटने के बाद वो ऐसा करके नीचे गिर गया, कुछ ऐसे बच्चों। आपको दिखा बच्चा? सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? आपका जो सीडी वाला पार्ट था ना टूटा हुआ, वो टूटा हुआ ऐसा गायब नहीं हो गया, वो टूटा हुआ पार्ट ऐसे ही करके नीचे गिर गया, समझा? एंड जो मेरा सीडी था बच्चा वो अभी सीए बन गया। क्लियर है एवरीवन? तो बच्चों यहां पे एक बात बताओ बच्चों, जब मैंने ऐसा कुछ किया तो क्या मैं बोल सकता हूं जो मेरा सीडी वाला पार्ट था ट्री का वही अभी टूटकर नीचे सीए बन चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूं सीडी और सीए बेसिकली एक ही है एंड दैट इज व्हाई दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो मतलब यहां पे मैं सीडी को और सीए को कॉन्ग्रुएंट वाला साइन बता सकता हूं, यहां पे इक्वल वाला साइन बता सकता हूं, बिकॉज वही तो किस्सा यहां पे है। ये जो पार्ट था बच्चा वही पार्ट मेरा नीचे आकर टूटकर गिरा है, तो सीडी और सीए का वैल्यू तो सेम ही होना चाहिए था। सो फार सो गुड बच्चा, इज दैट क्लियर टू अंडरस्टैंड? ग्रेट। अभी सीडी इज इक्वल टू सीए मिलने के बाद बच्चों आप लोग को उन्होंने बोला है बच्चा कि क्या बोला है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री का जो टॉप है बच्चा रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, एंड इसलिए आप लोग देख सकते हो बच्चा ट्री का जो टॉप हुआ करता था वो ग्राउंड से अभी टकराया है, तो वो बेस से 20 मीटर के दूरी में है, इसलिए मैंने ए बी का वैल्यू वहां पे 20 मीटर दिखा दिया। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा कहानी? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। ग्रेट। उसके बाद में बच्चा उसने कितने का एंगल बनाया बच्चा विद द हॉरिजॉन्टल? इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे 60 डिग्री का हो चुका है। वेरी इजी। ग्रेट। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? उन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बच्चों हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए आपको यहां पे बीडी का वैल्यू निकालने बोला है। आप इतनी आसानी से बीडी का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, सबसे पहले धीरे धीरे आराम आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चा मैं यहां पे वी नो दैट हम लोग करेंगे, मैं बीडी का वैल्यू तो नहीं निकाल सकता बट फिलहाल मैं बीसी का तो वैल्यू निकाल सकता हूं। चलो अगर मैं बीसी के बारे में फोकस करता हूं तो बच्चा बीसी एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कौन सा साइड है? इट्स द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड मुझे चाहिए फाइंड करना है एंड मुझे कौन सा साइड देकर रखा है? एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड से रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो? tan थीटा। तो यहां पे tan थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज BC अपॉन द एडजेसेंट साइड विच इज AB। tan थीटा है तो यहां पे tan 60 हो जाएगा विच इज इक्वल टू BC का वैल्यू नहीं पता है, AB का वैल्यू 20 मीटर देके रखा है। अब बच्चा tan 60 का वैल्यू क्या होता है सभी लोगों को पता होना चाहिए, इट इज √3 बच्चा, तो यहां पे √3 हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू BC अपॉन 20 हो जाएगा एंड इस हिसाब से बच्चों आपको BC का वैल्यू मिल जाएगा। BC विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय √3 विच इज 20 √3 मीटर एंड आपको यहां पे BC का वैल्यू मिलते ही मैंने लिख लिया बच्चा 20 √3। बट क्या ये क्वेश्चन खत्म हुआ क्या बच्चों? इन्होंने जब हम लोग को बोला था फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इसका ये मतलब नहीं कि टूटने के बाद जो बचा हुआ ट्री है उसका हाइट नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि ट्री का ओरिजिनल जो हाइट था ना बच्चा वो फाइंड करना है। अब टूटा हुआ तो पार्ट मिल चुका बच्चा BC, मतलब टूटने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो तो मिल चुका 20 √3, बट अगर मुझे टोटल हाइट निकालना है तो आपको नहीं लगता बच्चा BC के साथ अभी मुझे CD भी निकालना पड़ेगा? अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, आप CD का वैल्यू तो नहीं निकाल सकते बिकॉज CD इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ट्राइंगल, तो ट्रिगोनोमेट्री वहां पे तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पहले लिख के रखा था बच्चा कि CD और CA दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। मैं भले ही CD का वैल्यू नहीं निकाल सकता बट क्या मैं CA का वैल्यू निकाल सकता हूं? AC का वैल्यू? हाँ, अगर मैं AC का वैल्यू निकाल पाया तो अपने आप CD का वैल्यू भी वही हो जाएगा। यही है बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलो बच्चों अभी इसमें क्या करें? अब ना बच्चा यहां पे मैं AC का वैल्यू निकालना चाहता हूं जो कि हाइपोटेन्यूस है, तो मैं कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करूं? अब बहुत सारे बच्चे यहां पे डिबेट करेंगे। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल से सर साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा अप्लाई करने के लिए हमारे पास ऑपोजिट साइड है एंड हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। वेरी गुड,
कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉस थीटा भी तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा के लिए हमारे पास एडजेसेंट साइड है और हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो क्यों नहीं निकाल सकते। तो मैं बोलूंगा बच्चा फॉर दो स्टूडेंट जो साइन थीटा से जाना चाहता है बेशक जाए, कंप्लीटली है, अनडाउटेडली आपका आंसर राइट हो जाएगा। एंड जो बच्चा कॉस थीटा से जाना चाहता है वो भी जाए, बट बच्चा पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं, मैं तो कॉस थीटा से जाने वाला हूं। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड ए बी है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है AC है। कॉस थीटा मतलब कॉस 60 हो जाएगा which is equal to AB का वैल्यू 20 है बच्चों, एंड यहाँ पे AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब बच्चा यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों हाफ। अभी आपको समझा बच्चा, मैंने एंगल को देखकर सोचा था कि मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा लूंगा, cos 60। क्यों? बिकॉज sin 60 लेने जाता तो आंसर नहीं मिलता क्या, बिल्कुल मिलता, बट sin 60 इज √3/2। फिर से रूट लेने का मुझे मन नहीं है, तो मैंने √3/2 को इग्नोर किया, मैंने हाफ ले लिया, विच इज मच मोर इजियर टू सॉल्व, है कि नहीं बच्चा, ये आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। इज इक्वल टू बच्चा 20 अपॉन AC। अब बच्चा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, AC 1 जार AC हो जाएगा एंड 20 2 जार 40 हो जाएगा, तो आपको AC का वैल्यू 40 मीटर मिल गया, तो मैंने वहां पे AC का वैल्यू 40 मीटर दिखा दिया। अरे बट हम लोग ने तो पहले ही प्रूफ कर लिया बच्चा, जो AC है वो टुकड़ा था बच्चा ट्री का, जो एक टाइम पे ऊपर सीढ़ी करके हुआ करता था घमंड में, तो वहां पे जो 40 मीटर है वही ऊपर 40 मीटर लिखा जाएगा, तो कहना है CD विल ऑल्सो बी इक्वल टू 40 मीटर, एंड मैंने डायग्राम में लिख लिया बच्चा 40 मीटर, वेरी इजी। अब बच्चों आपको फाइनली ट्री का हाइट निकालना है, तो हाइट ऑफ द ट्री मतलब BD है बच्चों, तो BD इज नथिंग बट इक्वल टू BC प्लस द CD का वैल्यू, बिकॉज वी ऑल नो बच्चा B'(C')D होने वाला है यहाँ पे। ओके, BC का वैल्यू है 20√3 और CD का वैल्यू है 40, एंड आपको फाइनल आंसर मिल भी चुका है। दिस इज अ फाइनल आंसर, आगे और ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसको स्टैंडर्डाइज करके लिख सकते हैं बच्चा, देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री is 40 plus 20√3 meters, and this is how you complete this question as well, and it is as simple as that. Question बहुत सिंपल है बच्चों, कहानी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है बच्चा। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया है ना, थोड़ा कॉमेडी लग सकता है आपको, बट आप समझ जाना बच्चा। ओके, a ladder on the platform of a fire brigade van can be elevated at an angle of 70 degrees to the maximum. The length of the ladder can be extended up to 20 meters. If the platform is 2 meters above the ground, find the maximum height from the ground up to which the ladder can reach when sin 70 is equal to 0.94. बाप रे, क्वेश्चन तो कुछ समझा नहीं है फिलहाल के लिए, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। इन्होंने क्या बोला है मालूम है बच्चा, अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड। बच्चा फायर ब्रिगेड तो आपको पता रहेगा, फायर ब्रिगेड का वैन होता है, आपको पता रहेगा है ना, आग बुझाने का जो यंत्र होता है, जो एक गाड़ी होती है। तो बच्चा यहाँ पे फायर ब्रिगेड का वैन दिखाना था। अब फायर ब्रिगेड का वैन अगर मैं दिखाते बैठूंगा, गाड़ी तो दिखा सकता, बट डायग्रामेटिकली आप वैन तो बना के नहीं आओगे। तो बच्चा इस चीज को समझाने के लिए ना बच्चा, मैंने यहाँ पे एक डब्बा बना दिया है बच्चों। ये डब्बा को मान के चलना बच्चा कि ये फायर ब्रिगेड का वैन है। ओके, प्लीज डोंट कंसीडर इन अनदर वे, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये क्या बना दिया, इसमें पहिए नहीं है, इंजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक डब्बा है। ये डब्बा ही बच्चा आपका फायर ब्रिगेड का वैन को कंसीडर करना है, एंड एग्जाम में भी आपको ऐसा ही बनाना है। ओके, फायर ब्रिगेड का वैन बन चुका है बच्चों, तो उन्होंने क्या बोला है मालूम है, लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ। बच्चा प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक रूफ, तो लैडर का यहाँ पे प्लेटफॉर्म मतलब ऊपर का हिस्से को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। सॉरी, लैडर का नहीं, आई एम सॉरी, फायर ब्रिगेड का जो ऊपर का पार्ट होता है बच्चा, उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, एंड उसी के ऊपर लैडर होता है, आपको तो पता रहेगा। चलो पहले इस फायर ब्रिगेड को नाम देते हैं, लेट द फायर ब्रिगेड बी कॉल्ड एज ACEB। आप कुछ भी नाम दे सकते, ABCD भी दे सकते थे। तो यहां पे मैं बोलूंगा बच्चा कि ACEB जो आपका है, परपेंडिकुलर भी बना दिया, मैं इधर लिखूंगा बच्चा BE रिप्रेजेंट्स द प्लेटफॉर्म ऑफ द फायर ब्रिगेड वैन। ओके, ये फायर ब्रिगेड का जो वैन है उसका जो BE करके है ना, वो उसका प्लेटफॉर्म है। वेरी सिंपल। अब बच्चा इसमें ना जरा ध्यान से देखो, उसके ऊपर लैडर है, वो वैन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लैडर है। वो लैडर ना बच्चा ऐसा ऐसा घूम सकता है, ऐसा ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के लिए, नीचे फिर से आ सकता है रेस्ट करने के लिए। उन्होंने क्या बोला है मालूम है, ये लैडर जो है उसको एलिवेशन किया जा सकता है, कितने एंगल से, जितना मर्जी चाहे एंगल कर सकते हैं, बट
मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है बच्चा, उधर लिखा है 70 डिग्री टू द मैक्सिमम, एंड हमें यहाँ पे मैक्सिमम तक जाना है। तो बच्चा यहाँ पे मैं बोलूंगा BD इज द लेंथ ऑफ द लैडर व्हेन एक्सटेंडेड एट मैक्सिमम। तो ये 70 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है, एंड इसका ये जो लैडर है ऐसा खींचा भी जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो वो लेंथ भी कितना मैक्सिमम जा सकता है वो भी लिखा है। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। मतलब अगर मैंने यहाँ पे जो लैडर बना दिया BD करके, वो 20 मीटर का हो जाएगा बच्चों। यहां पे एट द सेम टाइम उन्होंने बोला है बच्चा मैक्सिमम एलिवेशन जो दिया जा सकता है वो 70 डिग्री है, तो मैंने वहां पे 70 डिग्री भी बता दिया है कि नहीं बच्चों। कहानी बहुत सिंपल सी। आपको एक फायर ब्रिगेड वैन बनाना था, उसके ऊपर लैडर था, वो लैडर मैक्स टू मैक्स हाइट मतलब कितना खींचा जा सकता है बच्चा, 20 मीटर खींचा जा सकता है, एंड वो मैक्सिमम एलिवेशन कितना दे सकता है, 70 डिग्री दे सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बच्चा यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बाकी है, एंड सभी लोगों को पता है वो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें D और E को जोड़ना है। क्यों? बिकॉज वहां पे खुद भी बोला है बच्चा, उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बच्चों देखो सेकंड लाइन देखो, इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर आपका ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है BE वो ग्राउंड से 2 मीटर का है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं AB का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, या फिर EC का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा। वेरी गुड। एंड बच्चा हमें बोला है यहाँ पे फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। मतलब ग्राउंड से लेकर लैडर कहां तक पहुंच पाता है मैक्स टू मैक्स, उसका हाइट निकालने बोला। मतलब इन अदर वर्ड्स हमें यहाँ पे CD का वैल्यू निकालने बोला। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है बच्चा, D और E को जोड़ दिया, एंड हमें यहाँ पे CD का वैल्यू निकालने बोला है, एंड इसलिए मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क कर लिया। वेरी इजी। फिर से बन गया बच्चा सेम टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, कॉम्पोजिट फिगर वाला। एब्सोल्युटली। यहां पे हम देख सकते हैं बच्चा क्वाड्रिलेटरल ACEB इज अ रेक्टेंगल, इसलिए द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मतलब AB का वैल्यू EC के साथ इक्वल हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। मैंने वहां पे 2 मीटर लिख लिया, एंड फिर हमें 2 मीटर मिल चुका है, बट बच्चा टोटल हाइट निकालना है तो D का वैल्यू भी चाहिए। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे ऊपर, एंड हमें पता है बच्चा हमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर से देखोगे बच्चा इस बार आपको हाइट निकालने के लिए DE की जरूरत पड़ेगी, विच इज द ऑपोजिट साइड, एंड आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ऑलरेडी पता है। तो बच्चा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आई कैन यूज साइन थीटा विच इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज DE अपॉन द एडजेसेंट साइड विच इज BD। फिर यहां पे सबको पता है बच्चा साइन 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों, विच इज इक्वल टू बच्चा DE का वैल्यू हमें पता नहीं है, एंड BD का वैल्यू 20 है। बच्चों अभी थोड़ा सा ब्रेक, 10 सेकंड ब्रेक टू एवरी स्टूडेंट्स। आपने शायद से ये सोचा होगा पहली बार बच्चा क्वेश्चन में साइन 70 डिग्री आ चुका है, स्टैंडर्ड एंगल में आता ही नहीं। हमारा स्टैंडर्ड एंगल हमने पढ़ा है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 था, जिसके वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है एंड हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में सीखा है। बट यहाँ पे साइन 70 आने की वजह से आपको साइन 70 का वैल्यू मिलेगा भी नहीं, पता भी नहीं होता है। इसलिए बच्चा ऐसे टाइप ऑफ अतरंगी क्वेश्चन अगर आता है जहां पे आपको स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया हो, तो डरने का नहीं बच्चा, उसका वैल्यू आप लोग को दिया ही रहेगा, गारंटेड। तो टेंशन अगर आप मतलब आप लोग को टेंशन आया होगा ये सोचकर कि अगर इन्होंने क्वेश्चन में वो वैल्यू दिया ही नहीं तो हम क्या करें, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आप लोग को वैल्यूज उन्हीं का नहीं दिया जाएगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में है, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इनके वैल्यूज नहीं दिए रहेंगे, इनको आपको पढ़ना है। बट जो वैल्यूज इनके अलग मतलब इनसे अलावा कोई रहेगा, मतलब डिग्रीज कोई ऐसा रहेगा 70 डिग्री, 85 डिग्री, जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के स्टैंडर्ड एंगल्स में नहीं आता है, उसके वैल्यूज विल बी ऑलवेज प्रोवाइडेड टू यू, जस्ट लाइक यहाँ पे साइन 70 का वैल्यू देकर रखा है। क्लियर है? ओके, तो साइन 70 एंड एक और चीज इन्होंने अच्छा काम करके दिया हम लोग को, साइन 70 बोलकर ये भी बता दिया बच्चों की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो हमें यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, एंड हमने देखो साइन 70 अप्लाई किया, मतलब हम बराबर जा रहे हैं। चलो साइन 70 का वैल्यू 0.94 होगा बच्चा, 0.94 इज इक्वल टू DE अपॉन 20 हो जाएगा। आपको DE का वैल्यू निकालने बोला है तो 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.94 के साथ, एंड 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.94 करोगे तो आपको D का वैल्यू मिल जाएगा बच्चा, एक छोटा सा सिंपल सा वैल्यू मिलेगा 18.80 मीटर। तो आपने यहाँ पे D निकाल दिया, तो मैंने वहां पे 18.80 मीटर भी दिखा दिया, एंड फाइनली बच्चा आप लोग को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो टोटल हाइट बच्चों विच इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DE प्लस द EC का वैल्यू, बिकॉज सबको पता है D', होने वाला है। D का वैल्यू 18.80 मीटर है, EC का वैल्यू 2 मीटर है। इन दोनों को ऐड किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पे रैशनल इरेशनल नहीं है, तो इसको ऐसा मत रख के आओ, ऐड करो। 18.80 मीटर और 2 मीटर को मैं अगर ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है बच्चे यहाँ पे 20.80 मीटर करके।
तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं बच्चा कि यहां पे द मैक्सिमम हाइट द लैडर कैन रीच, जो लैडर है वो मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है ग्राउंड से, वो है 20.80 मीटर तक जा सकता है। एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। है कि नहीं बच्चा? बढ़िया क्वेश्चन, इजी था। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एंड बिलीव मी, ये जो क्वेश्चन मैं अभी लेने वाला हूं प्रॉब्लम सेट 6 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके टेक्स्ट बुक में इसको एस्टरिस्क मार्क, स्टार मार्क मारा है, मतलब ये बोलने के लिए कि थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन है, हॉट्स वाला क्वेश्चन है। तो टेक्सचुअल हॉट्स को भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट आप सभी लोगों को पता है बच्चा, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बिना अधूरा लगता है। तो ये क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है। मेनी ऑफ द क्वेश्चन स्टूडेंट्स तो अभी बोल चुके होंगे अरे यार, एंड फिर स्किप भी करेंगे। डोंट डू दैट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहला पढ़ लेना, नहीं समझ में आ गया फिर जज कर सकते हो क्वेश्चन को, पहला समझ तो लो। While landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 degree. Average speed of the plane was 200 kilometers per hour. The plane reached the ground after 54 seconds. Find the height at which the plane was when it started landing. जहां पे sin 20 का वैल्यू देके रखा है बच्चों 0.34। क्वेश्चन नहीं समझा? समझा देता हूं बच्चों। यहां पे एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में तो ग्राउंड तो होगा, ऊपर एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन नीचे लैंड करने का सोच रहा है, उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स देके रखे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले बच्चा यहां पे मैंने एक एयरपोर्ट का, यहां पे जो रनवे, जो लाइन है, ये रोड है, वो बनाने की कोशिश की। सो यहाँ पे ए बी जो है बच्चा, वो मेरा जहां पे लैंडिंग होने वाला है वो रास्ता है एयरपोर्ट का। यहाँ पे while landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 डिग्री। जाहिर सी बात है भाई, 20 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनाएगा, बिकॉज वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी चीज हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है। यहां पे बट एरोप्लेन है कहां? तो सबसे पहले मैंने यहां पे दिखाया C इज द पोजीशन ऑफ द प्लेन while लैंडिंग। जब लैंडिंग कर रहा था तब C कहां पे था? देखो बच्चों, वहां पे एक छोटू सा C दिखा आप लोग को, वहां पे एरोप्लेन अभी मौजूद है एंड वो एरोप्लेन अभी नीचे लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओके चलो, तो लैंडिंग कर ही रहा था बच्चा, तो BC इज द हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो आपका एरोप्लेन है वो नीचे से, ग्राउंड से कितने हाइट में है? हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है? तो BC है, तो मैंने यहां पे BC बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया। इज दैट क्लियर? उन्होंने हम लोग को यहां पे हाइट देकर रखा है कि नहीं, उल्टा वही तो फाइंड करना है, BC का वैल्यू ही तो फाइंड करना है, विच इज द हाइट एट विच द प्लेन वॉज, ग्राउंड से, जब वो स्टार्ट कर रहा था लैंडिंग करने के लिए। ओके, अब जाहिर सी बात है बच्चा, यहां पे ये जो एरोप्लेन है वो नीचे ही जाएगा, तो कुछ ऐसे बनेगा बच्चा वो। अब थोड़ी ना ऐसा नीचे डायरेक्टली कोई जंप मारता है। ओके, लैंडिंग हमेशा ऐसा एलिवेशन से या फिर डिप्रेशन से ऐसा जाता है, बराबर है ना, सबको पता है। तो यहां पे C से लेकर A तक वो जाएगा एरोप्लेन। ओके, यहां पे बनने के बाद बच्चों उन्होंने हम लोग को बोला है बच्चा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना था वो 20 डिग्री का था। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ते, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था। हमें यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको मैं CD करके बोल सकता हूं, एंड उधर से मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री बता सकता हूं। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया? ग्रेट। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलने के बाद हमें सभी लोगों को पता है बच्चा कि एंगल DCA जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल CAB, बिकॉज एंड दोज आर 20 डिग्री ऑब्वियसली दोनों भी। एंड इसका रीजन था बच्चा ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम, ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था, राइट? चलो, तो मतलब ये 20 डिग्री होने के वजह से मेरा नीचे का भी 20 डिग्री बन जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, 20 डिग्री मिलने के बाद ना बच्चों, कहानी में कहा ट्विस्ट है मैं अभी बता देता हूं। इतने दिन से हम लोग जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के वैल्यूज निकालते थे, फाइंड करते थे, उसके बाद ना हम लोग को मिलने के बाद कोई एक साइड का वैल्यू दिया जाता था एंड दूसरा साइड हमें फाइंड करना रहता था, इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते थे अकॉर्डिंगली। अब अगर आप लोग ये ट्रायंगल को देखोगे जो कि CBA है, इसमें हम लोग को कोई भी एक भी वैल्यू नहीं दिया है, एक भी साइड का वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ना CB का वैल्यू है, वो तो उल्टा फाइंड करना है, ना AB का वैल्यू दिया है, ना CA का वैल्यू दिया है। तो इस पर्टिकुलर चीज से स्टार्ट होता है बच्चा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में डाला है। अब क्या करने का बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ऊपर जरा फर्स्ट लाइन में लास्ट पार्ट देखना, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर पर आवर एंड द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकंड्स। चलो, सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं आपका जो C पॉइंट में जो एरोप्लेन है वो C से लेकर A पहुंच रहा था, मतलब CA इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन व्हाइल लैंडिंग।
तो मैं लिख सकता हूं बच्चा यहां पे, नाउ CA इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन टू रीच द ग्राउंड। ये CA जो है वो डिस्टेंस है बच्चा यहां पे। यहां तक सो फार सो गुड, इजी है। अच्छा, CA इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन टू रीच द ग्राउंड, बट जब वो C से लेकर A जा रहा था, डिस्टेंस जो था वो तो रहने दो, C से लेकर A जब एरोप्लेन जा रही थी तो उसका कुछ स्पीड था, एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड देखे रखा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन गिवन टू अस बच्चा? द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर। सो फार सो गुड। एंड बच्चा जब वो 200 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लैंडिंग कर ही रहा था, तो बच्चा उस टाइम उसको टाइम भी लगा था C से लेकर A तक लैंडिंग करने के लिए, एंड वो टाइम टेकन फॉर लैंडिंग वाज 54 सेकंड्स लिखा है। तो टाइम टेकन बाय द प्लेन इज 54 सेकंड्स। अब बच्चों अगर आप 54 सेकंड्स को 54 सेकंड्स ही लिखते हो तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं बच्चा यहाँ पे हर जगह पे यूनिट जो दिया है, स्पीड ऑफ द प्लेन इज 200 किलोमीटर पर आवर। तो आवर बोला है बच्चों, मतलब घंटा यहाँ पे बोला है। तो टाइम टेकन बाय द प्लेन इज 54 सेकंड्स बोला है बच्चों, सेकंड्स चलेगा नहीं। यू हैव टू कन्वर्ट अ सेकंड टू एन आवर। तो सबको पता है बच्चों सेकंड्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बाय डिवाइडिंग इट बाय 3600। पता है ना बच्चों, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हो, आवर्स में कन्वर्ट करने एक पहले और एक बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 54 डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। तो 54 डिवाइड बाय 3600 एंड दैट विल बिकम आवर्स। इसको चाहो तो आप लोग कैलकुलेशन अभी भी कर सकते थे, मैंने नहीं किया, इसको ऐसे रख लिया। फाइन बच्चों, एरोप्लेन को नीचे जाने के लिए जो स्पीड लगना चाहिए था मैंने स्पीड निकाला, मतलब उन्होंने खुद दिया है। टाइम चाहिए था वो मैंने टाइम भी निकाला है। तो आपको नहीं लगता बच्चा मुझे यहाँ पे डिस्टेंस आराम से मिलेगा, बिकॉज डिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है बच्चों बचपन से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड आपको पता है 200 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम आपको पता है 54 अपॉन 3600 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो बच्चों तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा ट्रेवल्ड। एंड बच्चों 0 0 0 0 कैंसल, 2 के टेबल में 36 कब आता है? 18 में आता है। 2 1 जार 2 18 जार, 18 मल्टीप्लाइड बाय 354 होता है। ट्राई करके देखना, आपको यहां पे 3 किलोमीटर्स में आंसर मिलना चाहिए, बिकॉज स्पीड का यूनिट किलोमीटर्स पर आवर में था, तो आंसर किलोमीटर्स में मिलेगा। एंड मैं यहां पे डिस्टेंस का वैल्यू 3 किलोमीटर मिला है, बट बच्चों हमारा डिस्टेंस CA था, इसलिए मैंने वहां पे 3 किलोमीटर डाल दिया। अभी जाकर आपको समझ में आया बच्चा क्वेश्चन में ये डिस्टेंस फाइंड करना क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हमें एक वैल्यू मिल चुका है बच्चों, जो कि है CA का वैल्यू। CA इज इक्वल टू 3 किलोमीटर। इजी टू अंडरस्टैंड बच्चा। अभी आप लोग यहां पे हमें क्या फाइंड करने बोला है बच्चा? फाइंड द हाइट। हाइट मतलब CB निकालने बोला है बच्चों, CB निकालने बोला है मतलब ऑपोजिट साइड निकालने बोला है। एंड हमें हाइपोटेनस देकर रखा है, ऑपोजिट और हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा निकालना है। एंड आप देख सकते हो बच्चों हम लोग साइन थीटा निकाल रहे हैं ना, बराबर कर रहे हैं क्या? बिकॉज क्वेश्चन में भी साइन 20 बोला है, तो हम बराबर जा रहे हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल टू BC विच इज द ऑपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेनस विच इज CA। साइन 20 डिग्री हो जाएगा बिकॉज एंगल वही दिया है। BC का वैल्यू हमें पता नहीं है, CA का वैल्यू हमें पता है बच्चा, CA का वैल्यू है 3 किलोमीटर। साइन 20 का वैल्यू देखे रखा है 0.342 इज इक्वल टू BC अपॉन 3 हो जाएगा। 3 को वहां पे ले जाना बच्चा, आपको BC का वैल्यू मिल जाएगा 0.342 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसका आंसर मिलता है क्या मालूम है? BC का वैल्यू जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.026 किलोमीटर्स। अब चाहो तो आप यहाँ पे किलोमीटर्स को किलोमीटर रख के आते तो भी चल जाता, बिकॉज यहाँ पे कहा उन्होंने बोला है कि मीटर्स में कन्वर्ट करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ना बच्चा इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताया है, इसीलिए बच्चों मैं आपको भी बोलता हूं डोंट टेक अ रिस्क। अगर आपको आंसर किलोमीटर में मिलता है तो किलोमीटर्स को मीटर्स में भी कन्वर्ट करके दोनों भी आंसर लिख के आओगे तो भी चलेगा, बट वैसे तो किलोमीटर्स में लिखोगे तो मार्क्स नहीं जाएगा आपका, इतना तो गारंटीड है। तो BC इज इक्वल टू 1.026 किलोमीटर मिल गया, देयरफॉर आई कैन से फाइनल है अच्छा 1.026 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए 1026 मिलेगा। एंड फाइनली आई कैन राइट बच्चा द हाइट एट विच द प्लेन was 1026 meter when it was starting to land over here, इसलिए फाइनल स्टेटमेंट लिखा द प्लेन was 1026 meter high when it started landing। एंड आपको यहाँ पे फाइनली मिल चुका है बच्चों, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो वर्ड प्रॉब्लम आपने देखा बच्चों कितना इजी था। वर्ड प्रॉब्लम्स भले ही एडवांस थे बट कॉम्पोजिट फिगर का था, मिश्रण था यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन थोड़े एडवांस्ड बोला बट डिफिकल्ट नहीं थे। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस सेशन बच्चा, फिर से आप लोग पहले वाला सेशन में जाकर देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक
यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर सेशन लिया था बच्चा, वो जरूर देख सकते हैं। एंड इसी के साथ बच्चों हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे वंस एंड फॉर ऑल। आई हैव टेकन एवरी क्वेश्चन दैट इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक बच्चा। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो जरूर सच में पसंद आता है जेन्युइनली, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शो सम लव एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर और हियर एक्साइटिंग चैप्टर लेंगे हम लोग यहाँ पे। तब तक बच्चों डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन।